का दिन 23rd of Jan, दैट इज़ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो शुरुआत करते हैं इस शिप से। इमेजिन कीजिए शिप में आप सवार हैं, पैसेंजर हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कहीं ऊपर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और मज़े कर रहे हैं। और धीरे धीरे शिप अगर सिंक होता है, डूबता है, तो आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, आपका डूबना तय है। तो इसका मतलब ये है कि जिस जहाज़ में आप बैठे हैं उस जहाज़ को वो फ्लोट होता रहे, वो डूबे ना, इसके लिए पूरे दिन का थोड़ा बहुत समय तो आपको लगाना ही चाहिए। हम बात करते हैं मेरी और आपकी। हम और आप भी एक जहाज़ में बैठे हुए हैं एज ए पैसेंजर। उस जहाज़ का नाम है हमारा देश भारत। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अपने देश भारत के लिए इस शिप को डूबने से बचाने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, तो अगर सोचिए कि आप अपने दिन का कितना समय अपने देश के लिए, इस जहाज़ के लिए लगाते हैं। दिन के 24 घंटे में आप जॉब में जाते हैं, पैसे कमाते हैं। अगर 2 BHK है तो 3 BHK की प्लानिंग करते हैं, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की तैयारी करते हैं, स्कूल के बच्चे की फीस देते हैं। तो ये सब तो हुआ आपके अपने लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ देश के लिए। अगर आप बोलते हैं देश के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि कुछ ना कुछ करते हैं। अगर तो करते हैं तो आज जो देश की हालत है, आज जिस तरह से बेरोजगारी है, भुखमरी है, वो क्यों है फिर? इसका मतलब जो भी कुछ आप करते हैं, अगर तो करते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर। और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है 23 जनवरी आज के दिन से? आपको अगर एनकरेजमेंट चाहिए, आपको अगर जोश चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे आसान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी पढ़ना। एक बात आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं, अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है। आप कितने भी सिक्योर पोजीशन में क्यों ना इस जहाज में या हमारे देश में कितने भी ऊपर क्यों ना बैठे हों, अगर देश डूबेगा तो आप सिंक होंगे ही होंगे। इसीलिए आप किसी भी पोस्ट में हो, आपके बैंक बैलेंस कितना भी क्यों ना हो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर दिन सोचे देश के लिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप तक है, लेकिन कंट्रीब्यूट करें ये पक्का है। और उसके लिए जो एनकरेजमेंट चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए या ब्रेवरी चाहिए, उसके लिए सबसे आसान तरीका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी को पढ़ना। मुझे पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सब ने पढ़ा स्कूल में एज ए सिलेबस, उसके बाद उनकी मूवीज़ वगैरह आई, उनके टीवी सीरियल्स आए, तो लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। टिल 17 अगस्त 1945 देश के पहले प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आप चौंक गए होंगे ये क्या हुआ, पहले प्रधानमंत्री। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। एक क्लू मैं आपको दे रहा हूँ, देश के पहले प्रधानमंत्री जो 1943 में उन्होंने घोषणा की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। करीब 9 देशों ने मान्यता दी थी, इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जापान वगैरह ने मान्यता दी थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक करेंसी भी निकाली थी, अपना बैंक भी निकाला था। तो ये सारी बातें आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए। लेकिन अब मैं गहरी बात बताना चाहता हूँ कि 17 अगस्त 1945 दैट वाज द लास्ट डे ही वाज सीन इन साइगोन, वियतनाम का शहर साइगोन। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रसारित किया गया है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश से 18 अगस्त 1945 में हुई है। यहाँ पे आज के दिन उनको याद करते हुए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भारत देश के बाद अगर मेरे ऊपर किसी का बहुत इम्पैक्ट रहा है वो है वियतनाम देश का। आप में से बहुत लोगों को पता है कि पिछले 11 साल से मैं वियतनाम में, खासतौर पे साइगोन जिसे हो चिन मिन शहर बोला जाता है, अब उस शहर से मेरा कनेक्शन है, आना जाना है, बहुत ज़्यादा आना जाना है। वहाँ पे लोगों से घुलना मिलना, उनसे भी इंस्पिरेशन लेना या उनको कुछ सिखाना, ये आदान प्रदान रहा है पिछले 11 साल में। और इस दौरान मुझे बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला। ख़ास तौर पे वहाँ का एक वॉर म्यूज़ियम है और चौंकाने वाली बात यह है कि उस वॉर म्यूज़ियम में मैंने देखा 1945 से लेकर 1955 के बीच का जो स्लॉट था उसमें जो अखबार पब्लिश हुए वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखे। तो सवाल ये आता है, जो रहस्य है कि 18 अगस्त 1945 में उनके डेथ हो गया था प्लेन क्रैश में, तो उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई जानना ना केवल हम सब भारतवासी का हक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी भी है। और हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग अभी भी हैं जो इस रहस्य को अनफोल्ड करने में लगे हुए हैं। उनमें से एक का नाम है क्रांति महाजन।
और क्रांति महाजन जी ने एक किताब भी लिखी है, सुभाष सीक्रेट। क्रांति महाजन से मेरी कई बार मुलाकात हुई और जो सवाल दिमाग में आपके भी होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी मौत को, डेथ को लेके, या जो डेथ के नंबर को लेके, डेट को लेके, तो कुछ सवाल मैंने पूछे और उनके रिसर्च बेस्ड जवाब जो है वो आप अभी आगे सुनिए। जय हिंद। मैं क्रांति कुमार महाजन। महान फिलोसोफर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने हमें कुछ प्रश्न किए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में। उसके मैं सीधे सीधे आपको सवाल देना चाहूंगा। पहला प्रश्न यह था कि क्या सबूत है जो नेताजी के डेथ बताया जाता है 18 अगस्त 1945 को, तो उसके बाद अगर वो जिंदा थे तो कहाँ थे। देखिए, यह एक बहुत गहन विषय है। बहुत कम शब्दों में कोशिश की जा रही है इस विषय को छेड़ने की। मंचूरिया रेडियो स्टेशन से नेताजी के 3 स्पीच ब्रॉडकास्ट हुए थे। उसका डेट था 19 दिसंबर 1945, जो कि वहां के बंगाल के गवर्नर साहब के पीसी कर अधिकारी है, उनके दस्तावेज में आज भी मौजूद है। 4 महीने के पश्चात नेताजी का प्लेन क्रैश के 4 महीने के पश्चात नेताजी ने दिए हुए 3 स्पीचेस। उसके बाद जापान के टोक्यो में जो रैंकोजी टेम्पल में जो अस्थियां रखी गई हैं वो नेताजी की है, ये हम कहते आ रहे हैं। सुभाष सीक्रेट इस पुस्तक के माध्यम से अनेकों बार हमने यह पुस्तक का निर्माण किया है। सुभाष सीक्रेट इस पुस्तक के माध्यम से हमने अनेकों बार इस विषय को छेड़ा है कि रैंकोजी टेम्पल की अस्थियां नेताजी की नहीं है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के एक ब्रिटिश सैनिक इचिरो ओकुरा की है। उसकी डीएनए जांच की जाए। कैप्टन सुलिवान के साथ हमने ये कई बार सरकार के सामने बात प्रस्तुत की है, लेकिन अभी तक उस विषय को सरकार ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। 28 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पार्थिव के सामने त्रिमूर्ति भवन में जो बौद्ध भिक्षु के वेश में जो व्यक्ति आया था, जो अनेक राष्ट्र प्रमुख और अनेक प्राइम मिनिस्टर्स के आजू बाजू खड़ा था, स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें वेलकम गेट से अंदर तक लेके आए थे। वो बौद्ध भिक्षु कौन था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो श्रद्धांजलि अर्पण करने 1964 में त्रिमूर्ति भवन में आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिसका फिल्म डिवीजन क्रमांक डॉक्यूमेंट्री 216B 216B सूचना प्रसारण मंत्रालय का डिवीजन का ये डॉक्यूमेंट्री है। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ये हम नहीं कह रहे। इसके अलावा ऐसी कई सारी बातें हैं कि जिस पर हम ये बता सकते हैं कि नेताजी 18 अगस्त 1945 के बाद भी जीवित थे, क्योंकि 21 अगस्त 1945 का बैंकॉक डॉकेट नाम का एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें यह पब्लिश हो चुका है कि इस प्रकार का कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं है। यहां तक कि मैं इस पुस्तक के माध्यम से ये कह चुका हूं, सुभाष सीक्रेट के माध्यम से बड़े संशोधन और शोध कार्य के पश्चात सिद्ध हुआ है कि 18 अगस्त 1945 को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। उस समय जो प्लेन चलाने वाले फाइटर पायलट थे मिस्टर जबन जैकब, वो भी जीवित थे। तो नेताजी का तो प्रश्न चिन्ह ही निर्माण नहीं होता। ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब ने हमें पूछा है, अगर भारत आजाद होने के बाद भी नेताजी सामने क्यों नहीं आए? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1945 को, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सजग करना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1945 को हमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली नहीं है, हमारे स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता कुछ शर्तों के आधार पर दी गई थी, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि आने वाले 100 सालों तक, आने वाले 100 वर्षों तक जहां कहां भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम के कोई व्यक्ति अगर दिखते हैं तो उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना के कब्जे में दिया जाएगा। इस शर्त के अधीन रह के ही भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। दैट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर ओनली, नॉट फ्रीडम। इसलिए हम इस विषय को इस दृष्टि से नहीं देख सकते कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी नेताजी जैसा व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया। नेताजी तो भारत मां के सच्चे सपूत थे, वो न आने का प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं होता। लेकिन उनके आने से अगर पुनः इस प्रकार का कोई वातावरण और स्थितियां बिगड़ जाती है तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए नेताजी थे, और नेताजी थे, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ऐसे काफी सारे एविडेंसेस है। 1953 में स्टालिन के साथ रशिया में थे। 1964 में नेताजी पुनः शनिवार वाड़ा में आए थे। उसके बाद चाइना में नेताजी ने ट्रेड यूनियन का लीडरशिप किया था। ऐसे काफी सारे एविडेंसेस इस पुस्तक के और अन्य रिसर्च वर्क के माध्यम से सामने आए हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब ने तीसरा क्वेश्चन हमें किया था कि प्लेन क्रैश का और नेताजी की पूरी इस आजादी हिंद के प्रयासों का, आजादी हिंद सेना के प्रयासों का वियतनाम का कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। मैं तो ये कहूंगा कि वियतनाम
ये जो बताया जाता है ना 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश हुआ, वास्तविकता तो ये है कि नेताजी का प्लेन ताइहोकू में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। दक्षिण वियतनाम की राजधानी कैपिटल साइगाओ से नेताजी मंचूरिया की तरफ अपने अज्ञात प्रवास के लिए निकल पड़े थे और यह अफवाह फैला दी गई थी कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था, क्योंकि जापान सरेंडर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जापान सरेंडर होना इसका मतलब आजादी हिंद सरकार सरेंडर होना नहीं था। और इस मुद्दे को लेके जिस भूमि पर रहकर नेताजी ने अपने स्वतंत्रता के प्रयासों को अंजाम दिया था, वो भूमि ही साइगाओ की थी, जो भूमि ही वियतनाम की थी। इसलिए आजाद हिंद सेना के स्वतंत्रता के प्रयासों को वियतनाम की भूमि, वियतनाम के साथ को छोड़ के भुलाया नहीं जा सकता। वियतनाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साइगाओ से ही नेताजी ने मंचूरिया की तरफ अपना प्रयाण किया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के स्वतंत्रता के अमृतकाल में इस विषय पर निश्चित रूप से पुनः एक संगोष्ठी और एक चर्चा होनी चाहिए कि क्या नेताजी के साथ इस देश में, नेताजी के साथ इस इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में न्याय हुआ है। और इसीलिए हमने कोशिश की है सुभाष सीक्रेट पुस्तक के माध्यम से। अब यह पुस्तक मराठी, हिंदी, अंग्रेजी इन 3 लैंग्वेज में उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब ने हमें यह मौका दिया कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया। तदहेतु हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर का आभार प्रकट करते हैं और हमारे शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद।